Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 15th of May 2023. तो गाइज आज है तारीख 15 मई 2023 और है मंडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, उसके साथ साथ बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज जैसे कि पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइव मिनट के न्यूज़ आर्टिकल्स को भी प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। इस लेक्चर का जो एंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाती है। यानी कि आज आप लोग जितना भी इस लेक्चर में अच्छे से सुनने वाले हो, वीडियो के लास्ट में आप टेस्ट देकर पता लगा सकते हो कि आपने क्या क्या इस लेक्चर से कितने अच्छे से सुना है। बाकी इस लेक्चर का जो पीडीएफ वगैरह चाहिए उसके लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना है दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा, यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, वहाँ पे जाके अगेन आपको लिखना होगा दीपक यादव एजुकेशन। मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ फाइनली स्टार्ट करते हैं सेशन को। कई सारे आर्टिकल्स हैं जिसको हम लोग बिल्कुल टू द पॉइंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे और लास्ट में आपका टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आर्टिकल में नेशनल टेक्नोलॉजी डे के बारे में डिस्कशन किया गया। रिसेंटली पीएम मोदी ने यहाँ पर क्या किया है, जो 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया गया है, उस अवसर पर पीएम मोदी ने एक बड़े से प्रोजेक्ट का जो फाउंडेशन है, वो जो नींव है वो यहाँ पर रखी है। लगभग वो 5,800 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे है वो अभी न्यूज़ में बना हुआ है। तो काफ़ी सारी रिलेवेंट चीज़ हैं जो कि आपने पता होनी चाहिए। देखो, पहले एक बॉडी का नाम आता है जिसका नाम है टीडीबी, मतलब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड। ये जो बॉडी है ये एक स्टैचुअरी बॉडी है और ये कौन से डिपार्टमेंट की बॉडी है, वो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक का ही एक हिस्सा है टीडीबी। तो इस टीडीबी ने रिसेंटली 11 मई को सेलिब्रेट किया है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हम लोग जो नए नए इनोवेशंस हैं, जो टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में नए नए आविष्कार हैं, उसको यहाँ पे उस अचीवमेंट को हम लोग सेलिब्रेट कर सकें। तो इसका कोई इतिहास वगैरह है क्या, मतलब क्यों ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो इतिहास है बिल्कुल 11 मई 1998। 11 मई 1998 वो दिन था जब भारत ने सक्सेसफुली अपना जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो पोखरान में किया था। ठीक है, और वही तारीख है, कह सकते हो कि उस टाइम पर पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट जिसका नाम है हंस 3, इसको हमने टेस्ट किया था बैंगलोर में इसी दिन पर। उसके साथ साथ इंडिया ने इसी दिन पर त्रिशूल मिसाइल को भी यहाँ पे सक्सेसफुली फायर किया था। तो कई सारे अचीवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि इस दिन पर किए गए हैं। तब से ही आप कह सकते हो लगभग 1999 से ही जो ये डे है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे है, उसको हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर साल 11 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है, ध्यान रखना। मैं आपको बता दूं, जो न्यूक्लियर टेस्ट भारत ने किए थे वो 2 बार न्यूक्लियर टेस्ट हुए हैं। एक बार पोखरान 1 और एक बार पोखरान 2 के नाम से वो जाना जाता है। जैसे पोखरान 1 की बात करें तो सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था वो 18 मई 1974 पोखरान में हुआ था। ठीक है, और जो भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट था उसको हम स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भी जानते हैं, आपको याद आ रहा होगा। ये पोखरान नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो पोखरान है ये वही जगह है जहाँ पर ये टेस्ट किया गया था। तो ये पहला टेस्ट था जो 18 मई 1974 में हुआ था। उसके बाद एक बार और टेस्ट किया गया था जिसके बाद दुनिया को यकीन हुआ कि हाँ बिल्कुल भारत के पास में न्यूक्लियर वेपन है। 11 मई 1998 ये वो तारीख है जब यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार है, इन्होंने 5 परमाणु बम के लगातार टेस्ट किए थे। तो इस वजह से हर साल हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा मैंने जैसे बोला ना 11 मई जो है वो यहाँ पर नेशनल टेक्नोलॉजी डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर हो गया? आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। तो इस वजह से 11 मई क्या होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में डीप ओशन मिशन के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। देखो, ये टॉपिक ना रेलिवेंट हो चुका है, कहीं ना कहीं हर 2 सप्ताह में ये न्यूज़ में आ जाता है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में जो हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये बोला कि जो ब्लू इकोनॉमी है, समुद्र वाली जो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ये क्या होती है आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो जो ब्लू इकोनॉमी है ये इंडिया की ओवरऑल अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर बन सकता है आने वाले समय में। और उसमें भी जो ये ब्लू इकोनॉमी है इसको हेल्प मिलेगी डीप ओशन मिशन से। डीप ओशन मिशन में क्या करेंगे वो भी अभी मैं आपको जस्ट थोड़ी देर में समझाऊंगा।
तो डीप ओशन मिशन हमारे प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, वो कहीं ना कहीं हमारी ब्लू इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। तो क्या है डीप ओशन मिशन, पता होना चाहिए। डीप ओशन मिशन की सबसे पहली बार जो मतलब कॉन्सेप्ट है वो रखा गया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के थ्रू, पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का ये प्रोजेक्ट है जिसको 2017 में कह सकते हो उसका कॉन्सेप्ट लेकर आया गया। इसमें मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ओशन के अंदर, समुद्र के अंदर जाएंगे, समुद्र को और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, समुद्र के अंदर में कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका सैंपल वगैरह कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इस मिशन के अंदर में लगभग 4077 करोड़ रुपए खर्चने वाले हैं, यानी कि 4077 करोड़ आने वाले 5 साल में खर्चे जाएंगे, ऐसा अनाउंसमेंट किया गया था। ये जो प्रोजेक्ट है ये मतलब कह सकते हो कि अलग अलग फेसेस में कंडक्ट किया जाएगा, और स्टार्टिंग मतलब बोला जा रहा है कि कुछ समय लगेगा, और जो पहला फेस होगा वो 3 साल के लिए होगा, 2021 से लेकर 2024 तक का चलेगा ये। तो 2021 से लेकर 2024 तक का जो फेस चलेगा उसमें लगभग 2823 करोड़ हम खर्चेंगे, है ना। लेकिन ओवरऑल इस प्रोजेक्ट के अंदर कॉस्ट लगने वाली है 4000 करोड़ से ज़्यादा। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, बार बार बता रहा हूँ, इस मंत्रालय के हाथ में है ये पूरा का पूरा डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन कैसे होगा पहले मैं आपको ये समझाता हूँ, फिर मैं आपको ऑब्जेक्टिव समझाऊंगा। इस प्रकार का यहाँ पर कह सकते हो व्हीकल हम यूज़ करने वाले हैं। क्या होगा, समुद्र के बीच में जाएंगे जहाज़ लेकर, और इस प्रकार का व्हीकल हम क्या करेंगे, समुद्र में उतारेंगे, और फिर उसके बाद में जो समुद्र के अंदर इस व्हीकल में बैठे हुए लोग हैं वो इस व्हीकल को समुद्र के अंदर लेकर चले जाएंगे। अब सपोज़ यहाँ पे हमें अगर समुद्र के अंदर से सैंपल कलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो इस व्हीकल के अंदर में एक रोबोटिक हैंड लगा हुआ है, वो रोबोटिक हैंड क्या करेगा, एक एरिया से सैंपल को कलेक्ट करके अपने पास में रख लेगा। तो उस सैंपल को हम इस प्रकार से लेकर आ जाएंगे। आपने राम सेतु मूवी देखी होगी, है ना, उसमें भी लास्ट में कुछ इसी प्रकार का जो चीज़ें हैं वो दिखाई गई हैं। क्लियर हो गया, बात क्लियर हो गई। तो ये जो व्हीकल है इसका एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। इस व्हीकल को नाम दिया गया है मत्स्य 6000, और डीप ओशन मिशन को भी नाम दिया गया है समुद्रयान मिशन। ध्यान रखना इस बात को, समुद्रयान मिशन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो इसका मेन मकसद क्या है कि हम समुद्र की गहराई तक जाएं, वहाँ पे माइनिंग करें, खनन करें, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को निकालें, साथ ही साथ में यहाँ पर जो ओशन क्लाइमेट चेंज है उसके बारे में जानकारी निकालें, और क्या क्या एक्सप्लोरेशन किया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर खोजी जा सकती हैं, उसके बारे में हम लोग बहुत कुछ जानने वाले हैं। ऑब्वियस सी बात है, एक बार जाएंगे, क्योंकि पहले ये काम नहीं हुआ है तो पहली बार होगा, तो इससे हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस को निकाल पाएंगे। आगे आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, समुद्र के अंदर कितनी गहराई तक जा सकते हैं, तो लगभग 6 किलोमीटर की गहराई तक यहाँ पर ये जो व्हीकल है वो जा सकता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पर डीप जा सकता है। इसी वजह से इसका नाम ही डीप ओशन मिशन रखा गया है। सिंपल। नेक्स्ट आर्टिकल में यहाँ पर एक प्लेस के बारे में चर्चा की जा रही है, गाज़ा स्ट्रिप, इसको हम लोग गाज़ा पट्टी भी बोलते हैं। लगातार न्यूज़ में बना है, इसको लिख कर रख लेना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे प्लेसेस कई बार यूपीएससी पूछ चुका है, कई सारे एग्जामिनेशन में पूछे गए। वैसे ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ ना, ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हो आप, सभी एग्जाम में हेल्प कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गाज़ा पट्टी की जब हम बात करते हैं तो कहाँ पर है ये, तो गाज़ा पट्टी इजराइल के पास में आपको देखने को मिलेगी। मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ, ये मैप आप देखो, वर्ल्ड मैप ये है, इधर इंडिया है, इधर ये मिडिल ईस्ट वाला पोर्शन है, इधर मिडिल ईस्ट में आपको यहाँ पर ये इजराइल देखने को मिलेगा। इजराइल के पीछे ये है मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, और इजराइल से कौन कौन सी कंट्रीज़ अपनी बाउंड्रीज़ को शेयर करती हैं, तो इधर यहाँ पर आपको वेस्टर्न साइड में जॉर्डन देखने को मिलेगा, ईस्टर्न साइड में आपको इजिप्ट देखने को मिलेगा। उल्टा बोल दिया है मैंने, वेस्टर्न साइड में इजिप्ट देखने को मिलेगा, ईस्टर्न साइड में आपको जॉर्डन देखने को मिलेगा। ठीक है, इधर यहाँ पर आपको वेस्ट बैंक ये देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे रमल्ला, जेरूसलम, ये सब वेस्ट बैंक में हैं, जिसको आप फ़लस्तीन के नाम से भी जानते हो। इधर गाज़ा पट्टी है, ये भी फ़लस्तीन का थोड़ा सा हिस्सा है, ये दोनों आपस में अलग अलग हो चुके हैं, आपने इसके बारे में ध्यान रखना है। यहाँ पर गोलन हाइट की नाम की एक जगह है जो सीरिया के हाथ में थी, बट अभी इसराइल ने इसको कब्जा लिया है। इसको लेकर यूपीएससी पहले सवाल पूछ चुका है। तो सीरिया भी यहाँ पर एक बाउंड्री को शेयर करता है, और ऊपर यहाँ पर ये जो देश है ये है लेबनन, मेंशन नहीं है, शायद लेबनन ही है, करेक्ट कर लेना अगर यहाँ पे मैं गलत हूँ तो ऊपर यहाँ पर लेबनान नाम का देश है जो कि एक बाउंड्री को यहाँ पे शेयर करता है। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज़ है जो कि इजराइल के साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करती हैं। इजराइल की कैपिटल आपको तेल अवीव यहाँ पर नज़र आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया इतने इन्फॉर्मेशन। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो गाज़ा पट्टी की बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि इसको गाज़ा स्ट्रिप या गाज़ा पट्टी क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक पट्टी की शेप में, इस वजह से इसको यहाँ पर गाज़ा पट्टी बोला जाता है। सवाल यह है कि ये न्यूज़ में कैसे आ गया अचानक से, तो हाल ही में इजराइल और गाज़ा पट्टी के बीच में एक लड़ाई हुई। इनके बीच में लड़ाई बहुत लंबे समय की चल रही है। इजराइल फ़लस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट अभी कुछ दिन पहले मैंने द हिंदू के वीडियो में डिस्कस किया था, आपको याद आ रहा होगा।
तो लंबी लड़ाई यहाँ पर इनकी चल रही है। तो इधर से अभी जो गाज़ा पट्टी है ना, इसके ऊपर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल है जिसको हम लोग बोलते हैं हमास। हमास के नाम से इसको जानते हैं। हमास का पूरा रोल है गाज़ा पट्टी के ऊपर। इधर से काफ़ी सारे रॉकेट दागे गए गाज़ा पट्टी से इजराइल की साइड में। इजराइल ने इधर से रॉकेट डाले, 500 से ज़्यादा रॉकेट दागे गए हैं एक दूसरे के ऊपर, जिसकी वजह से गाज़ा पट्टी में रहने वाले जो आम नागरिक हैं उनको भी नुकसान हुआ है, प्लस जो ये हमास मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी लॉस हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इस वजह से गाज़ा पट्टी न्यूज़ में। तो गाज़ा स्ट्रिप या सिंपली इसको गाज़ा के नाम से भी जान सकते हो, एक पैलेस्टीन का यहाँ पर रीजन है जो कि खासकर इसके ईस्टर्न साइड में मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये गाज़ा पट्टी है और ईस्टर्न साइड में इसके, ये ईस्टर्न साइड हो गया, यहाँ पर आपको ये मेडिटेरेनियन सी के ईस्टर्न साइड में आपको यहाँ पर एक गाज़ा पट्टी देखने को मिल जाएगा। बार बार मैं ईस्ट वेस्ट जो है कंफ्यूज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी से आप ईस्टर्न साइड में देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एक गाज़ा पट्टी नज़र आएगा। सिंपल, क्लियर हो गया। चलो आगे आते हैं, उसके बाद और जानकारी लेते हैं। बस और कुछ खास नहीं है, इनके रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब है लंबे समय से, बस इसकी थोड़ी बहुत लोकेशन ध्यान रखना। गाज़ा पट्टी वेस्ट बैंक से अलग है भले ही, लेकिन दोनों को फ़लस्तीन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भी फ़लस्तीनियंस रहते हैं और गाज़ा पट्टी पर भी फ़लस्तीनियंस रहते हैं। मैंने ऐसे ड्राइंग करी है कि गाज़ा पट्टी छुप गया है पीछे कोई बात नहीं। आप देखो यहाँ पर इनका, अगर आप लिंक देखोगे ना, या फिर आपका इन दो कंट्रीज़ के डिस्प्यूट को देखोगे तो इस डिस्प्यूट में आपको नज़र आएगा कि एक समय पर ये पूरा का पूरा पैलेस्तीन हुआ करता था, लेकिन इजराइल धीरे धीरे बसना स्टार्ट हुआ। यूनाइटेड नेशन का प्लान आया 1947 में कि जो जीव हैं, जो यहूदी हैं, वो यहाँ पर बस सकते हैं। तो यहाँ पर जो दुनिया भर से यहूदी थे, होलोकॉस्ट में काफ़ी सारे लोग बचे हुए थे, धीरे धीरे करके वो भी यहाँ पर आ गए, है ना। तो बहुत सारे जो ज्यूज़, सारे के सारे दुनिया भर के ज्यूज़ यहाँ पर इकट्ठे हो गए और उन्होंने मिलकर इजराइल बना दिया। ठीक है, तो पैलेस्टीन इतना था, इसको बांट दिया गया 1947 में यूएन प्लान के अकॉर्डिंग। तो ये पैलेस्टीन और इजराइल में बट गया। इधर पैलेस्टीनियंस हैं, इधर यहाँ पर आप कह सकते हो ज्यूज़ रह रहे हैं। ठीक है, ज्यूज़ कम्युनिटी। उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे कहानी ऐसी आगे चलती रहती है। 1947 में इनके बीच में वॉर भी होता है, काफ़ी लड़ाइयाँ हो चुकी होती हैं पैलेस्टीन इजराइल के बीच में, जिसकी वजह से इजराइल सारी वॉर जीतता हुआ जाता है और ये एरियाज़ आप देख पाओगे लगातार कब्जाता हुआ जाता है। तो ये सब इजराइल के हाथ में आ जाता है, आप ये देख पा रहे होंगे। फिर आज का समय ऐसा है कि थोड़ा सा गाज़ा पट्टी और इधर कुछ कुछ छोटे छोटे लैंड्स आपको देखने को मिलेंगे जो पैलेस्टीनियंस के पास में है, अदरवाइज़ सारा एरिया इजराइल ऑलरेडी कब्जा चुका है। ठीक है, ये यहाँ पर इनका इतिहास रहा। एक और लोकेशन चर्चा में हुआ है साहिल रीजन। साहिल रीजन के बारे में आपने सुना होगा, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। ये पूरा का पूरा आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देखने को मिल जाता है। इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये कुछ आपको 10 देश देखने को मिल जाएंगे, ये साहिल रीजन में आते हैं। मैं आपको जानबूझ के इसके बारे में बता रहा हूँ क्योंकि लगातार ये न्यूज़ में बना हुआ है, सूडान की वजह से और कई सारी कंट्रीज़ की वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में बना हुआ है। ठीक है, तो करना क्या है, आपने इन 10 देशों के नाम ध्यान रखना है। आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है कि साहिल रीजन में कौन से 10 देश हैं, या फिर ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है यहाँ पर कुछ कुछ कंट्रीज़ के नाम दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इन चारों देशों में से बताओ कौन सा साहिल रीजन का हिस्सा है। हो सकता है उसमें से 2 कंट्री सही हो या 3 कंट्री सही हो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साहिल रीजन के अंदर टोटल 10 कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी? मॉरिशस, सेनेगल, द गाम्बिया, फिर उसके बाद में गिनिया बिसाओ, देन उसके बाद में इधर बुर्किना फासो, देन इधर माली है, देन नाइजर, देन चाड, देन सूडान और देन इधर एरित्रिया। तो ये सारी कंट्रीज़ के नाम आपको ध्यान में रखना है जो कि साहिल रीजन में आते हैं। ठीक है, ये 10 कंट्रीज़ के नाम ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ये आपको सबके नाम लिखे हुए देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है यार हमारा 2000 प्लस लाइक्स का, आप उसको अचीव करवा सकते हो, तो प्लीज़ इतना सपोर्ट ज़रूर करना। अगले आर्टिकल में बात की गई है हरित सागर गाइडलाइंस के बारे में। अब हरित मतलब हरा, यानी एनवायरमेंट से रिलेटेड किसी चीज़ की बात हो रही होगी। हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हो। तो न्यूज़ क्या निकल कर आई है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे, तो ये जो मंत्रालय है ना, इन्होंने हाल ही में इस हरित सागर, ये जो ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस है वो जारी करी है। पोर्ट क्या होता है? पोर्ट बेसिकली बंदरगाह होता है। बंदरगाह जहाँ पे जहाज़ आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन्हीं जहाज़ पे से सामान को उनको लोड किया जा रहा है, उतारा जा रहा है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है। तो वो जो पोर्ट हैं हमारे, उन पोर्ट के लिए कुछ गाइडलाइंस को लेकर आया गया है कि वो जो पोर्ट हैं वो कहीं ना कहीं एक ऐसी गाइडलाइंस, ऐसे नियमों को फॉलो करें जो हमारे एनवायरमेंट के फेवर में हो, हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छी हों। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हरित सागर गाइडलाइंस चर्चा में है। तो हरित सागर गाइडलाइंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारे पोर्ट हैं, है ना, जो हमारे बंदरगाह हैं, वहाँ पर पॉल्यूशन को कम करना, वेस्टेज को कम करना और वहाँ पर एनवायरमेंट को और ज़्यादा इम्प्रूव करने का मेन फोकस है।
इस गाइडलाइन में मेनली फोकस किया गया है कि हम लोग क्या करेंगे, एनवायरमेंट फ्रेंडली जो एक्टिविटीज़ हैं उसको हम भारत के सभी पोर्ट्स पर बढ़ाने वाले हैं। जो एनवायरमेंट के लिए अच्छी एक्टिविटीज़ होंगी, अच्छे काम होंगे, उसको हम ज़्यादा करने वाले हैं। इसके ऊपर एक मेन फोकस रखा गया है। उसके अलावा गाइडलाइन में बोला गया है कि हम लोग मेन फोकस करेंगे ग्रीन एनर्जी इन पोर्ट ऑपरेशन पर, यानी कि जो ये पोर्ट है, जो हमारे बंदरगाह हैं, वहाँ पर हम क्लीन एनर्जी का यूज़ करें, ग्रीन एनर्जी का यूज़ करें। इसके लिए क्या कर सकते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ किया जा सकता है, ग्रीन अमोनिया, ग्रीन मेथनॉल, उसके बाद में एथनॉल का यूज़ किया जा सकता है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये बेसिकली फ्यूल का काम करेंगी, जिसको हम ग्रीन फ्यूल बोलेंगे, और इससे कोई पोल्यूशन भी नहीं होता है ना। तो इसका यूज़ किया जा सकता है पोर्ट के ऊपर, ये भी गाइडलाइंस के अंदर मेंशन किया गया है। प्लस यहाँ पे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन वाले कॉन्सेप्ट को भी कवर किया गया है। जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, इसका मेन मकसद है कि हम अपने देश में जो ग्रीन हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन जब बनाते हैं ना, तो उससे कोई प्रदूषण नहीं होता है, एनवायरमेंट के ऊपर कोई बुरा असर नहीं होता है। इस वजह से इसको हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं। तो जो ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटीज़ है उसको बढ़ाने के ऊपर यहाँ पर मेन फोकस किया गया है। विंड एनर्जी हम ज़्यादा यूज़ करें अपने पोर्ट्स के ऊपर में, उसका यहाँ पर फोकस किया गया है। तो ये जो गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस बेसिकली मेजरली हमारे पोर्ट्स के लिए हैं, और जो बड़े वाले पोर्ट्स होते हैं, मेजर पोर्ट्स, उनके लिए ये गाइडलाइंस आपको देखने को मिल जाएंगी। ओवरऑल हमारा फोकस है कि हम कार्बन एमिशन को कम कर सकें, यानी कि जो प्रदूषण हो रहा है उसको कम कर सकें, और अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सकें। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, तो उस प्रकार से दुनिया भर के देशों ने टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ले रखा है कि ये चारों 17 शपथ हैं हमारी, जो कि हमें 2030 तक पूरी करनी है। जैसे गरीबी को दूर करना, भुखमरी को दूर करना, लोगों की अच्छी हेल्थ के ऊपर काम करना, क्वालिटी एजुकेशन लोगों को देना। यहीं पर आपको क्लाइमेट एक्शन भी देखने को मिलेगा कि क्लाइमेट को लेकर वर्क करना, पॉल्यूशन को कम करना, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी का यहाँ पर यूज़ करना, ये भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो वो हम लोग अचीव करने के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। इस गाइडलाइंस के अंदर आप कह सकते हो ऐसा भी मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में विश्व भारती यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज से कुछ दिन पहले भी ये भारती यूनिवर्सिटी न्यूज़ में थी। उस समय कारण अलग था, अभी कारण अलग है। अभी यहाँ पर कारण ये था कि यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अमर्त्य सेन। तो इनकी यहाँ पर कुछ ज़मीन को लेकर लफड़ा हो गया था, वो मामला कोर्ट में पहुँचा। वो उनसे बोला गया कि वो ज़मीन खाली कर दो, विश्व भारती यूनिवर्सिटी को दे दो। लेकिन यहाँ पर वो जो लफड़ा है अभी यहाँ पर, उसके ऊपर कलकत्ता हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। थोड़ी सी राहत अमर्त्य सेन को दे दी गई है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये जो मामला है ना, वो चर्चा में है। लेकिन ये आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा, आपसे एग्जामिनेशन में जो पूछा जाएगा वो है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। इसके बारे में एक एक पॉइंट ध्यान रखना। सबसे पहली चीज़, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ है ना, जिसको हमारी केंद्र सरकार फंड करती है, उन यूनिवर्सिटीज़ की कैटेगरी में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। कहाँ पर है ये, तो वेस्ट बंगाल के अंदर शांति निकेतन जो नामक जगह है, वहाँ पर आपको ये यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी। ये जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर विजुअल आर्ट्स प्रैक्टिसेस, इन सब चीज़ों के ऊपर मेन फोकस किया जाता है। इस यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किसने किया था, किसने बनाया था, तो 1921 में जो हमारे नोबेल प्राइज़ लॉरेट थे उस समय पर, रविंद्रनाथ टैगोर जी, यहाँ पर इन्होंने इस यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया था। और स्टार्टिंग में ये जो यूनिवर्सिटी है ना, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर ही थी। बाद में यहाँ पर इसका नाम चेंज कर दिया गया, नाम चेंज करके विश्व भारती यूनिवर्सिटी कर दिया गया। ये जो इंस्टीट्यूशन है, इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है एक एक्ट के माध्यम से, जो हमारा सेंट्रल एक्ट है उसी के माध्यम से। इस यूनिवर्सिटी के कौन से, इस विश्व भारती यूनिवर्सिटी के जो पहले वाइस चांसलर थे, फर्स्ट वाइस चांसलर, ध्यान रखना क्योंकि जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ना, उसमें चांसलर वाइस चांसलर होते हैं। तो यहाँ पर जो ये वाइस चांसलर थे ना, पहले वाइस चांसलर्स इस यूनिवर्सिटी के, वो थे रथिंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, रथिंद्रनाथ टैगोर, दोनों नाम अलग है, ध्यान रखना। रथिंद्रनाथ टैगोर कौन है, नाम मिल रहा है उनसे, तो रथिंद्रनाथ टैगोर जी रविंद्रनाथ टैगोर जी के ही बेटे हैं, सन हैं उनके, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाइस चांसलर थे। सेकंड वाइस चांसलर कौन बने, अमर्त्य सेन, जिनको लेकर ये पूरी कंट्रोवर्सी न्यूज़ में है। अच्छा, यूनिवर्सिटी के अंदर में जो वाइस चांसलर होता है, इसको अपॉइंट कौन करता है, तो इसको अपॉइंट करने की पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास में होती है, हमारे राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। विश्व भारती यूनिवर्सिटी जानी जाती है काफ़ी सारे कल्चरल फेस्टिवल्स के लिए। पौष मेला, बसंत उत्सव, इस प्रकार के जो फेस्टिवल्स हैं वो यहाँ पर मनाए जाते हैं। बहुत सारे जो कारीगर हैं वो इन फेस्टिवल्स पर पहुँचते हैं दुनिया भर से, देश भर से। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट 1973 के बारे में डिस्कशन किया जाए है। तो ये एक्ट क्या है मैं आपको समझाऊंगा, उससे पहले यहाँ पर न्यूज़ क्या है उसको समझ लेते हैं। तो जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इस बॉडी का मेन काम है हमारे देश में एक हेल्दी कंपटीशन को मेंटेन रखना। एक अच्छा कंपटीशन होगा तो आपको कम दाम में अच्छा सामान मिलेगा,
ठीक है, तो वहाँ पर उसी को हम लोग कंपटीशन बोलते हैं। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो मेन काउंसिल है, इन्होंने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से बोला है कि जो कोल माइन नेशनलाइजेशन एक्ट 1973 है, ये कोल इंडिया लिमिटेड को कंपटीशन लॉ से बचा नहीं सकता, ना ही उसको यहाँ पर बचाता है। तो कोल इंडिया लिमिटेड भी कंपटीशन लॉज के अंदर में आता है। इसी वजह से ये जो एक्ट है वो न्यूज़ में आ चुका है कि आखिरकार ये एक्ट है क्या, कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट 1973। इस एक्ट को हमारी जो इंडियन पार्लियामेंट है वो लेकर आई थी, जहाँ पर हमारा मेन फोकस ये था कि जो हमारे पास में कोल माइंस हैं, जो हमारे पास में कोयले की खान हैं, अलग अलग बहुत सारी खान है इंडिया के अंदर में, तो उन कोल माइंस के राइट्स को लेकर उनको यहाँ पर ख़रीदना, उनको ट्रांसफ़र करना है ना, तो ये सारी पावर्स यहाँ पर कोल माइन नेशनलाइजेशन एक्ट में रखी गई। और इस पूरे शेड्यूल के अंदर में लगभग 711 कितने 711 कोल माइंस को यहाँ पे जो हमारे देश के अंदर अलग अलग हिस्सों में है ना, उन 711 कोल माइंस की पूरी लिस्ट तैयार की गई इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यह है कि जो कोल रिसोर्सेज हैं उसका हम प्रॉपर यूज़ कर सकें। हमारे देश के अंदर कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर इन कोल का यूज़ कर सकें, है ना। तो ये यहाँ पर एक मेन ऑब्जेक्टिव इस कोल नेशनलाइजेशन एक्ट का देखने को मिल जाता है। तो इस एक्ट के अंदर में जो कोल माइनिंग है वो ध्यान रखना वो रिजर्व्ड है फॉर द पब्लिक सेक्टर। जो हमारी सरकारी कह सकते हो, जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है खासकर, वही यहाँ पर कोल माइनिंग कर सकता है, कोयले का खनन कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर्स को भी कुछ ना कुछ काम दिए गए, जैसे जो हमारी कैप्टिव माइनिंग होती है ना, कौन सी कैप्टिव माइनिंग कौन सी होती है आगे मैं आपको बताऊँगा। तो जो कैप्टिव माइनिंग होती है हमारे प्राइवेट कंपनीज़ के थ्रू, वो कैप्टिव माइनिंग्स क्या कर सकती हैं, वो आयरन और स्टील के प्रोडक्शन में मिलकर काम कर सकती हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज़ को भी थोड़ा सा रोल दिया गया इस एक्ट के अंदर में। नहीं तो फिर कोल का खनन करना, कोल माइनिंग करना जो है पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया था, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया था। लेकिन बाद में इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया 1993 में, कुछ चेंजेस किए जाते हैं क्योंकि एक्ट बहुत पुराना था, तो इसमें बाद में चेंजेस करे गए। बाद में चेंज करके प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ किया गया कि प्राइवेट सेक्टर भी क्या कर सकती हैं, कैप्टिव कोल माइनिंग कर सकती हैं, कैप्टिव कोल माइनिंग, ताकि एनर्जी को जनरेट किया जा सके, बिजली को बनाया जा सके, या फिर कोयले की वॉशिंग करना हो गया, ये काम कर सकती हैं। सवाल यह है कि सर बड़ी देर से ये कैप्टिव कोल माइनिंग आप बोल रहे हो, तो कैप्टिव कोल माइनिंग होती क्या है? देखो, कैप्टिव माइंस वो माइंस होती हैं जहां पर जिन माइन को कंपनी खुद ओन करती है, जिन माइन की ओनरशिप कंपनी के पास में होती है, यानी जितना भी कोयला और मिनरल उस माइन से निकलेगा वो केवल और केवल कंपनी ही यूज़ करेगी, कंपनी के ओनर ही यूज़ करेंगे। वो कंपनी उस माइन को, उस कोयले को, उस मिनरल को कहीं बाहर बेच नहीं सकती है, ध्यान रखना, उनको अपने ही यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो ये पावर यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज़ को मिली थी कि वो कैप्टिव कोल माइनिंग कर सकते हैं। उनको अगर एनर्जी जनरेशन करना है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करना है, तो वो कैप्टिव कोल माइनिंग करेंगे। अपनी कंपनी उनकी खुद की ओन कंपनी होगी और वहाँ से वो कोयले को निकालेंगे और अपना यूज़ में यहाँ पर लेंगे, उसको बेच नहीं सकते। तो इस एक्ट के अंदर में ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई थी, ध्यान रखना। ऐसे सवाल बन जाते हैं, यूपीएससी ने 2022 में से सवाल पूछ लिया था। वैसे क्वेश्चन यहाँ पर कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर था, सीसीओ को लेकर। 4 स्टेटमेंट दिए गए थे, पूछा गया था बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सीसीओ सबसे बड़ा सोर्स है कोल स्टैटिस्टिक्स का इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारी भारत सरकार के अंदर में कोयले को लेकर जो स्टैटिक्स है वो यहाँ पर सीसीओ देता है, सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट, सीसीओ का मेन काम है जो हमारे कैप्टिव कोल होते हैं या लिग्नाइट ब्लॉक्स होते हैं, उनके डेवलपमेंट के ऊपर, उनके प्रोग्रेस को ध्यान में रखना, ये भी सही बात है। थर्ड स्टेटमेंट देखो, यहाँ पे बोला जा रहा है कि सरकारी जो नोटिफिकेशन होते हैं, किसी कोल एरियाज़ को यहाँ पर खरीदना है, उसको लेकर जो भी नोटिफिकेशन है ना, उसके प्रति जो भी ऑब्जेक्शन होता है उसकी सुनवाई करने का काम भी यहाँ पर कोल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के पास में होता है। तो ये भी सही बात है, तो ऑप्शन 3 भी यहाँ पर करेक्ट है। लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला यहाँ पर गलत है। यहाँ पर बोला जा रहा है ये इंश्योर करता है कि जो कोल माइनिंग कंपनीज़ हैं वो कोयले को अपने एंड यूज़र्स तक पहुँचाएंगी, ये काम भी सीसीओ का है। तो ये काम सीसीओ का नहीं है, बाकी ऊपर के तीनों काम सीसीओ के हैं। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? तो दोस्तों ये थे आज के हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको मज़ा आ चुका है और अच्छे से आपने चीज़ों को सुन लिया है। अब फटाफट करना क्या है, मैं लाइन से आपको एक एक करके प्रीलिम्स रैपिड फायर के क्वेश्चंस दूंगा, आपने उसके आंसर देने हैं। फिर लास्ट में एक साथ मैं आपको सभी के आंसर्स बता दूंगा, आप दोनों को मैच करना और देखना कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख देना। पहला क्वेश्चन बात करता है हरित सागर गाइडलाइंस के बारे में। हरित सागर गाइडलाइन को लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये गाइडलाइन है इनको तैयार किया गया है ताकि भारत के जितने भी बंदरगाह हैं, जितने भी पोर्ट्स हैं, वहाँ पर हम लोग एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अलाउ कर सकें, प्रमोट कर सकें, यानी कि ऐसा काम करें जो एनवायरमेंट के लिए अच्छा हो। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये हरित सागर गाइडलाइंस है ये यहाँ पर जोर देती हैं
कि जो हमारे पोर्ट ऑपरेशन है, बंदरगाह ऑपरेशन है, वहाँ पर हम क्लीन और ग्रीन एनर्जी का ज़्यादा यूज़ करें। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में डीप ओशन मिशन के बारे में पूछा गया है। डीप ओशन मिशन को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि डीप ओशन मिशन का मेन मकसद है टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करना, ताकि हम क्या कर सकें, जो हमारा डीप ओशन है वहाँ से लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्सेज को निकाल सके, उसके बारे में जानकारी ले सकें। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री है जो कि यहाँ पर इस डीप ओशन मिशन को लागू करने का काम करती है। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। ना अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर बात की गई है विश्व भारती यूनिवर्सिटी के बारे में। तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी को लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, इस यूनिवर्सिटी को बनाया गया था नोबेल प्राइज लॉरिएट रविन्द्रनाथ टैगोर जी के थ्रू। सेकंड स्टेटमेंट, जो इस यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर हैं, फर्स्ट वाइस चांसलर, वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। now अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कैप्टिव माइंस के बारे में आपसे पूछा गया है। कैप्टिव माइंस को लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है अगेन कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, जो हमारे कोल और मिनरल्स होते हैं जो इस माइन से यानी कि कैप्टिव माइन से प्रोड्यूस होंगे, वो केवल और केवल उस कैप्टिव माइन कंपनी का जो ओनर है वही यूज़ कर सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट, जो ये कैप्टिव माइन वाली कंपनियां होती हैं जो यहाँ पर इस कैप्टिव माइन से मिनरल और कोयले को ये निकालती हैं, उसको कहीं पर बाहर बेच नहीं सकती। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे नेशनल टेक्नोलॉजी डे को लेकर पूछा गया है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, जो हमारा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है, ये एक स्टैचुरी बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक का, जो कि सेलिब्रेट करता है हर साल 11 मई को एज अ नेशनल टेक्नोलॉजी डे। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि 11 मई 1998 में इंडिया ने सक्सेसफुली पोखरान टेस्ट कर लिया था, न्यूक्लियर टेस्ट पोखरान में किया गया था। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डीप ओशन मिशन एक इनिशिएटिव है, वो किसका इनिशिएटिव है, बताना है। अमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस, CSIR या इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो गाज़ा स्ट्रिप है, गाज़ा पट्टी, जिसको हम गाज़ा भी बोलते हैं, तो ये किसके ईस्टर्न कोस्ट, अबे इसका तो आंसर ही दिख रहा है आपको मैंने आगे पीछे कर दिया सॉरी, चलो कोई बात नहीं, इसका आंसर आपको दिख रहा है। तो गाज़ा पट्टी जो है वो कौन से समुद्र के ईस्टर्न कोस्ट में है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी के आपको ईस्टर्न साइड पर ये गाज़ा पट्टी देखने को मिल जाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहिल रीजन जो है ये आपको कौन से कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा, अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका या फिर यूरोप, बताओ फटाफट। तो दोस्तों बस इतने सही क्वेश्चंस थे। आई होप आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस को बिल्कुल सही सही अटैम्प्ट किया होगा। अब मैं आपको लगातार आंसर बताऊंगा, चेक करना, और जो भी आपके आंसर सही हैं, उन जो भी स्कोर आपका आएगा ऑब्वियस सी बात है उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं रोज़ बोलता हूँ, काफ़ी कम लोग कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर को लिखते हैं, लेकिन प्लीज़ उसको लिखना। आखिरी क्वेश्चन से आंसर्स को देखना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया था साहिल रीजन जो है ये बताओ कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो वो है ऑप्शन ए, अफ्रीका में। आपको बताया था अफ्रीका में सारा डेजर्ट के नीचे आपको साहिल रीजन देखने को मिलेगा, उसके अंदर टोटल 10 कंट्रीज आपको नजर आती हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था गाज़ा पट्टी को लेकर, मैं आपको बता ही चुका हूँ, मेडिटेरेनियन सी के ईस्टर्न रीजन में आपको ये गाज़ा पट्टी देखने को मिल जाती है। गाज़ा पट्टी जो कि हमास के कंट्रोल में है, लेकिन पैलेस्टीन वाले जो लोग हैं वो गाज़ा पट्टी में रहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था डीप ओशन मिशन, इसका सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, मैंने अलग से बनाया, शायद इसका आंसर वांसर कुछ भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। डीप ओशन मिशन बताओ किसका इनिशिएटिव है, अमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस, CSIR, इनमें से कोई नहीं। तो क्या जब हमने डीप ओशन मिशन पढ़ा था तो वहाँ पे हमने एक मिनिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, मिनिस्ट्री ऑफ कुछ करके पढ़ा था, याद आ रहा होगा। तो उनमें से बताओ, इनमें से कोई नाम था? नहीं, इनमें से कोई भी नाम नहीं था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था नेशनल टेक्नोलॉजी डे को लेकर, बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो हमारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बोर्ड है वो एक स्टैचुरी बॉडी है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर में आती है, और हर साल 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये सेलिब्रेट भी करती है।
सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। 11 मई 1998 में इंडिया ने सक्सेसफुली न्यूक्लियर टेस्ट किया था। पोखरान में लगातार 5 परमाणु बम के टेस्ट किए थे। अगले क्वेश्चन में आपसे कैप्टिव माइंस को लेकर पूछा गया था। यहाँ पर भी दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि कैप्टिव माइंस जो ये कोयला और मिनरल इन कैप्टिव माइंस से प्रोड्यूस होता है वो हमारे कंपनी के ओनर्स यूज़ कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है कि जो कंपनी है वो यहाँ पर उस कोयले को जो कैप्टिव माइंस से निकला है उसको आगे बेच नहीं सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था विश्व भारती यूनिवर्सिटी को लेकर। 2 स्टेटमेंट दिए गए थे, बताओ कौन सा सही है। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट केवल और केवल सही है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है ना, इसको हमारे नोबेल प्राइज़ लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही एस्टेब्लिश किया था। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि एस्टेब्लिश भी इन्होंने किया और इस यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर भी यही थे। पहले वाइस चांसलर ये नहीं थे, पहले वाइस चांसलर रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो कि इनके बेटे हैं। ध्यान रखना, ऑप्शन ए वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे डीप ओशन मिशन को लेकर पूछा गया था। तो एक क्वेश्चन मैं आपके साथ में ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुका हूँ, याद आ रहा होगा। तो 2 स्टेटमेंट दिए गए थे, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट तो सही है कि डीप ओशन मिशन का मेन काम है जो हमारी डीप ओशन है उसके रिसोर्सेज को लेकर यहाँ पर जानकारी निकालना। दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर में ये डीप ओशन मिशन नहीं आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर में। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यही यहाँ पर एक मेन चीज़ थी। जो आपसे पहले वाला क्वेश्चन पूछा गया था ना, उसमें भी वही था कि डीप ओशन मिशन किसका इनिशिएटिव है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का इनिशिएटिव। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया हरित सागर गाइडलाइंस को लेकर, बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि इन गाइडलाइंस के ऊपर मेन फोकस भारत के सभी बंदरगाहों के ऊपर किया गया है कि वहाँ पर हम लोग एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज़ को प्रमोट करें, प्लस वहाँ पे ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए। तो दोस्तों, ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको मज़ा आ चुका होगा, बहुत सारी जानकारी आप लोगों को मिल चुकी होगी छोटे से वीडियो में। और छोटे से वीडियो में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप इसी वीडियो को डेली बेसिस पर सुबह 5 बजे रोज़ाना फॉलो कर सकते हो। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।